हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। पिछले वीडियो में हमने जल अवशोषण के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने मूल के विभिन्न क्षेत्रों को समझा था। आज हम यहाँ जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। जल अवशोषण की क्रियाविधि के अंतर्गत यदि हम माने तो एक वैज्ञानिक हुए क्रेमर, इन्होंने जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है इसको दो स्वरूपों में समझाया है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण को हम पैसिव एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है? सीधा सीधा नाम से ही पता लग रहा है, निष्क्रिय, अर्थात यहाँ पर अतिरिक्त मात्रा में कोई कार्य या बल नहीं लगाया जाता है, अर्थात यहाँ ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अर्थात बिना ऊर्जा खर्च किए जल का अवशोषण, ये वो कहलाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। बेसिकली निष्क्रिय अवशोषण क्या है कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसकी वजह से एक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल उत्पन्न होता है और उसी खिंचाव बल की वजह से मूल रोम से लेकर के जाइलम तक एक खिंचाव उत्पन्न होने के कारण जल लगातार अवशोषित होता रहता है। हालांकि ये प्रक्रिया यहाँ कुछ मात्रा में हम जिसे कह सकते हैं परासरणीय सांद्रता के अनुरूप भी होती है, परंतु मूल रूप से भौतिक बल कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भौतिक बल कार्य करते हैं, अर्थात कोशिकाओं को अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो जल स्तंभ होता है वो लगातार वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण खिंचता चला जाता है और जल का जो है वो रसारोहण भी होता है, और उसके अलावा जल के जो अवशोषण की क्रिया है वो लगातार सतत रूप से चलती रहती है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है सक्रिय जल अवशोषण। अब सक्रिय जल अवशोषण का सीधा सीधा तात्पर्य है कि यहाँ पर कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा खर्च करके जल का अवशोषण किया जाता है। अब ये जो सक्रिय जल अवशोषण है ये सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, यानी कि परासरणीय सांद्रता के अनुसार भी हो सकती है, जिसको हम सक्रिय परासरणीय जल अवशोषण कह सकते हैं, और ये परासरणीय सांद्रता के विपरीत भी हो सकती है, जिसे हम सक्रिय अपरासरणीय जल अवशोषण भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा का व्यय निश्चित होता है। अगर हम सक्रिय परासरणीय जल अवशोषण की बात करें तो ये कुल जल अवशोषण का केवल 2 से 4% भाग होता है, जो कि विशेष परिस्थितियों में संपन्न होता है, जबकि मूल रूप से पादपों में जल अवशोषण की क्रिया है वो निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होती है। अर्थात टोटल जल अवशोषण का लगभग 94 से 96% पार्ट जो है वो निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा, पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो सक्रिय और परासरणीय जल अवशोषण की अगर अपन बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, जिसमें जड़ का अनुप्रस्थ काट को थोड़ा सा आड़ा बना करके हमने दर्शाया है। सबसे बाहर की ओर मूल रोम है, ये एपिडर्मिस है, उसके ठीक अंदर की ओर मर्दूतकीय वल्कुटीय कोशिकाएं जिनके मध्य पर्याप्त अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इसके ठीक नीचे की ओर ये अंतःस्थ त्वचा या जिसे हम एंडोडर्मिस कह सकते हैं ये पाई जाती है। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं की विशेषता आप सबको पता है, आंतरिक स्पर्शरेखीय और अरीय स्पर्शरेखीय भित्तियों पर सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। इसके ठीक अंदर की ओर ये पतली एक परत चपटी मर्दूतकीय कोशिकाओं से निर्मित होती है, जिसे पेरिसाइकिल या परिरंभ कहते हैं। इसके ठीक अंदर की तरफ जो संवहन पूल का जो मामला है वो यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें अरीय संवहन पूल पाए जाते हैं। ये जाइलम बंडल है, ये फ्लोएम बंडल है, जो कि एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, जो कि गोलाकार आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा जब डायग्राम बनाया होगा। तो यहाँ ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। जाइलम की जो सक्रिय वाहिका है, वाहिनिकाएँ हैं वो प्रोटोजाइलम यानी कि XP को दर्शाती हैं, जो चौड़ी आकार की हैं वो मेटाजाइलम को दर्शाती हैं, और दोनों मिलकर के जाइलम बंडल का निर्माण करते हैं। इनके बीच में पाए जाने वाला जो मर्दूतकीय ऊतक है इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। तो यदि हम यहाँ सक्रिय परासरणीय जल अवशोषण की बात करें तो सामान्यतः ये माना जाता है कि बाहर जो मृदा विलयन जिसमें मूल रोम स्थित होते हैं, मृदा विलयन का परासरणीय दाब और जो मूल रोम कोशिका है उसके परासरणीय दाब में अंतर पाया जाता है, जहाँ मूल रोम कोशिका के परासरण दाब का मान लगभग मृदा विलयन से जस्ट डबल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मूल रोम कोशिका के DPD का मान और मृदा विलयन के DPD का मान इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि OP का मान मूल रोम कोशिका के OP का मान ज़्यादा होता है और मृदा विलयन के OP का मान कम होता है। अर्थात पीछे जो हमने चैप्टर में परासरण और परासरण के प्रकार पढ़े हैं, उसमें जो जल की हमने मूवमेंट देखी है उसमें हमें पता है कि कम DPD से अधिक DPD की तरफ या कम OP से अधिक OP की तरफ जल का अवशोषण किया जाता है।
तो यहाँ जो जल है, अधिशोषित जल जो कि केशिका जल के रूप में पाया जाता है, वो यहाँ मृदा विलयन से मूल रोम कोशिका में प्रवेश करता है, अर्थात एपिडर्मिस तक जाता है। एपिडर्मिस, अब यहाँ जैसे ही ये एपिडर्मिस तक आता है तो हम फर्स्ट स्टेज की अगर अपन बात करें तो जल जब तक अंदर आएगा जब तक कि डीपीडी का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही जल अंदर आएगा तो इसकी डीपीडी का मान कम, लेकिन पास में स्थित जो कोशिका है ए, इसकी डीपीडी का मान अब क्या है, इसकी तुलना में ज़्यादा है। तो जल के अणु यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब ए की डीपीडी है, ए जो कोशिका है वो जैसे जैसे जल को ग्रहण करेगी तो यहाँ इसकी डीपीडी के मान में कमी होती जाएगी। अब इसकी डीपीडी का मान कम हो गया तो इसके पास स्थित जो कोशिका है बी, उसकी डीपीडी का मान क्या हो गया, ज़्यादा। तो जल के अणु यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। जैसे जैसे जल के अणु बी में प्रवेश करेंगे तो इसकी डीपीडी का मान धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जैसे ही इसका कम होगा तो इसके आसन्न जो कोशिका है सी, इसकी डीपीडी का मान तुलनात्मक क्या है, ज़्यादा। तो जल के अणु बी से सी में, इसी प्रकार से सी से डी में और डी से अंत में ई तक पहुंचते हैं। अब चूंकि ई तक पहुंचने के पश्चात जब ये यहाँ एंडोडर्मिस की कोशिका में प्रवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति और जो अरीय स्पर्श रेखीय भित्ति है, इसके ऊपर यहाँ सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। किसका जमाव पाया जाता है, सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ये जल के अणु पारगमित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो जल के अणु हैं वो कोशिका झिल्ली से एक से दूसरी कोशिका में, दूसरी से तीसरी कोशिका में इस प्रकार प्रवेश करते हैं, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट भी कहते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें तो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने स्थित जो एंडोडर्मिस की कोशिका होती है उसकी आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति पर सुबेरिन का जमाव नहीं पाया जाता और इस कोशिका को यहाँ कहा जाता है मार्ग कोशिका। और मार्ग कोशिका से जल के अणु पेरिसाइकिल से होते हुए प्रोटोजाइलम में जाते हैं, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में जाते हैं और मेटाजाइलम तक पहुँचने के दौरान यहाँ रसारोहण की क्रिया द्वारा जाइलम से होते हुए पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचा दिया जाता है। क्योंकि यहाँ हम आगे जैसे हम पढ़ेंगे इसका जो पथ है, एपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है, वैक्यूलर पाथवे है, तो बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं जिनकी भित्ति अपारगम्य होती है। तो ऐसी स्थिति में जब सिम्प्लास्ट के थ्रू या वैक्यूलर पाथवे के थ्रू जब जल के अणु अंदर कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य से होते हुए या टोनोप्लास्ट झिल्ली को क्रॉस करते हुए एक से दूसरी कोशिका में जाते हैं तो वहाँ ऊर्जा खर्च की जाती है। क्या खर्च की जाती है, ऊर्जा खर्च की जाती है। इसलिए हम इसको सक्रिय, चूंकि परासरण के अकॉर्डिंग होता है, परासरणीय जल अवशोषण कहते हैं। अब यही प्रक्रिया परासरणीय सांद्रता के विरुद्ध भी हो सकती है, जिसके अंतर्गत यदि हम बात करें, मान लीजिए बाहर मृदा विलयन की डीपीडी, बाहर मृदा विलयन की जो डीपीडी है उसका मान ज़्यादा हो और मूल रोम कोशिका की डीपीडी का मान तुलनात्मक कम हो, या हम ये कह सकते हैं कि ओपी का जो मान है वो मृदा विलयन का ज़्यादा हो और मूल रोम कोशिका का कम हो। ऐसी स्थिति में भी जो श्वसनीय कोशिकाएं यानी कि जो श्वसन के तौर पे सक्रिय कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा खर्च करके, जैसे कि बेसिकली कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं श्वसन के आधार पर सब सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। तो यहाँ जो इनके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में, उस एटीपी ऊर्जा को खर्च करके सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध भी जल के अणुओं को बाहर से अंदर की ओर अवशोषित किया जाता है। इसको हम कहते हैं सक्रिय अपरासरणीय जल अवशोषण। क्योंकि यहाँ भी ऊर्जा खर्च होती है इसलिए इसको सक्रिय जल अवशोषण के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सक्रिय जल अवशोषण है वो कुल जल अवशोषण का केवल और केवल 2 से 4% होता है, और ये भी कोई विशेष परिस्थितियों में। तो इस स्थिति को हम सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों के दौरान ही सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। बाकी मूल रूप से पादपों में जल अवशोषण की क्रिया पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा संपन्न होती है, जो कि लगभग कुल जल अवशोषण का 94 से 96% होता है। एग्जाम में आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। हालांकि जो अपनी राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें इसको डिटेल से नहीं बता रखा है, फिर भी यदि क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बना करके आंसर लिख करके आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस जल के पार्श्वीय परिवहन के पथों के बारे में, जो कि एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।